हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है ए ट्रू एल ई स्टोरी। एक किस्सा अजब सा। एक बार की बात है, एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों एक दूसरे को विद डीपली हर्ट प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। पर ये बात वो एक दूसरे को नहीं बता पाते थे। लड़का लोहार था और उसकी अपनी छोटी सी दुकान थी, और लड़की अमीर घर की थी और वो राइटर थी। लड़की उस लड़के को देखने और उससे बात करने के लिए रोज उसकी दुकान के सामने से कॉलेज को जाती, और जब भी वो उसकी दुकान के सामने पहुंचती तो वो अपनी डायरी गिरा देती और थोड़ी देर तक लड़के के चेहरे की तरफ देखती और लड़का लड़की के चेहरे की तरफ देखता। दोनों रोज चाहकर भी बात नहीं कर पाते, ना जाने क्यों। एक दिन लड़के ने डिसाइड किया कि आज तो पक्का उस लड़की से पहली बार कुछ बात कर ही लेगा। जब वो अपनी डायरी गिराएगी तब मैं उस डायरी को उठाऊंगा और उससे कुछ बात कर ही लूँगा। ये सब सोचकर वो उस दिन अपनी दुकान के सामने वाले बेंच पर बैठ गया और लड़की का वेट करने लगा। वेट। तभी थोड़ी देर बाद लड़की अपना सर झुकाते हुए उसके नज़दीक से गुजरी और लड़की ने ठीक उसके सामने फिर से वो डायरी गिरा दी। लड़के ने जब वो डायरी उठाई, उसका जब पहला पन्ना यानी कि पेज पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ लिखा था ए ट्रू एल ई स्टोरी। लड़का लड़की से धीरे से पूछता है, स्टोरी लिख रही हो? लड़की जवाब देती है सर झुकाते हुए, लड़का कहता है, इसमें एक लड़का और एक लड़की भी है? लड़की जवाब देती है लड़का फिर से पूछता है, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं क्या? लड़की कहती है पता नहीं। लड़का कहता है तो क्या आप प्यार में पड़ने वाले हैं? लड़की थोड़ी देर लड़के की आंखों में देखती है और बोलती है पता नहीं। लड़का फिर से पूछता है ये स्टोरी कब पूरी होगी? लड़की धीरे से सर झुकाते हुए कहती है जब वो दोनों मिल जाएंगे। लड़का बड़ी ही मासूमियत से पूछता है कौन दोनों? लड़की जवाब देती है ओ और वी। लड़की ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। लड़का बाद में इन दोनों वर्ड्स का मतलब सोचने लगता है कि ओ और वी, आखिर इन दोनों वर्ड्स का मतलब है क्या? ओ और वी सब वो सोच रहा होता है। इन दोनों के मिलने से ये स्टोरी कैसे पूरी होगी? एल और ई, ओ और वी। तब वो लड़का उस स्टोरी में अपने आप को खोजने लगा और उसे सब पता लग गया, या फिर उसे ये सब सोच रहा था, उसे ये सब पता लग गया है। एक्चुअली में उसे पता नहीं था, ये अपने आप से ही गैस कर रहा था कि ये स्टोरी कब पूरी होगी। ओ यानी कि मैं ऑर्टेन और वी यानी कि वो विक्टोरिया। एक किस्सा अजब सा पार्ट 2 शुरू करते हैं। ए ट्रू एल ई स्टोरी। जब ऑर्टेन ओ और वी का मतलब अपना और उसका नाम समझ लेता है तब उसके बाद उसके मन में अजीब सी बेचैनी और तड़प उठती है। उसके लिए उसके मन में दो सवाल उठते हैं। एक जो मैं समझ रहा हूँ शायद वो गलत भी हो सकता है और सही भी। ओ और बी का मतलब शायद उस लड़की के लिए कुछ और भी हो सकता है। ऑर्टन फिर सोचने लगा कि अब मैं दोबारा उससे किस बहाने से बात करूं। वो अजीब तरह के प्लान बनाने लगा कि मैं उससे ऐसे बात करूंगा, वैसे बात करूंगा, पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कैसे पूछूं उस लड़की से कि ओ और वी का आखिर मतलब है क्या। उस रात ऑर्टन सो नहीं पाया। अपनी आंखें बंद करके भी विक्टोरिया का चेहरा नजर आता। उसके मन में सब कुछ पहले जैसी ही तड़प थी, वही एहसास था, वही अनजानापन था उस लड़की के लिए। रात जैसे तैसे तो बीत गई। अगली सुबह जब ऑर्टन अपनी दुकान में आया तो वो फिर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा कि वो आएगी और अपनी डायरी गिराएगी।
और हम एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देख पाएंगे, या फिर मैं उस लड़की को देख पाऊंगा। यही सोचते सोचते काफ़ी टाइम हो गया। वो इंतज़ार करता रहा, पर उस दिन वो लड़की नहीं आई। उसकी तड़प और बढ़ गई। दिल की धड़कन मानो बहुत शोर कर रही हो। वो बेचैन हो गया था और सोचने लगा कि ये पहली बार हुआ कि ये लड़की इस रास्ते से नहीं आई। उसने फिर डिसाइड किया कि अगर विक्टोरिया कल आती है तो उससे ज़रूर पूछेगा कि ओ और वी का आखिर मतलब है क्या। अगले दिन ऑटन अपनी दुकान में आता है और उसका इंतज़ार उसी बेंच पर करने लगता है जो उसकी दुकान के सामने था। वेट 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 वेट। तभी थोड़ी देर बाद वो लड़की सर झुकाए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आती है और ठीक उसकी दुकान के सामने वो फिर से अपनी डायरी गिरा देती है और दोनों एक दूसरे को तड़पती आंखों से देखते हैं, मानो जैसे एक दिल के दो टुकड़े आपस में मिलने को बोल रहे हैं। लड़का उसकी तरफ बढ़ता है, लड़की उसकी तरफ देखते हुए अपने 2 कदम पीछे लेती है। ऑर्टन उसके पास पहुंच जाता है। विक्टोरिया अपना सर झुका लेती है और अपनी उंगली से डायरी की तरफ इशारा करती है जो ज़मीन पर पड़ी है। ऑर्टन उस डायरी को उठाता है। एक किस्सा अजब सा पार्ट 3, ए ट्रू LE स्टोरी। जैसे ही ऑर्टन वो डायरी उठाता है और खोलने ही लगता है कि वो लड़की विक्टोरिया उससे धीरे से कहती है कि नहीं, आज नहीं, ये वो डायरी नहीं है। ऑर्टन बेचैन आंखों से उसकी तरफ देखता है और कुछ कहने ही लगता है, उससे पहले लड़की ही बोल देती है। लड़की कहती है, इसे ना पढ़ना, इसमें मेरी ज़िंदगी के 3 सच छुपे हैं। ऑर्टन बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, कैसे सच? विक्टोरिया, बस सच हैं कुछ अच्छे कुछ बुरे। ऑर्टन थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद कहता है, माफ़ कर देना, मैं तो बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्टोरिया सर झुकाकर बोलती है, क्यों? ऑर्टन बेचैन भरी आवाज़ में मानो कोई प्यासा पानी पी रहा हो वैसे ही कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे दूर रह पाऊंगा। विक्टोरिया अपने मन ही मन में कहती है, तो मत रहो ना, पर एक्चुअली में रियल में ऑर्टन की आंखों में देखते हुए कहती है, तभी तो मैं भी नहीं जा पा रही हूँ यहाँ से। ऑर्टन मतलब? विक्टोरिया, नहीं कुछ नहीं। ऑर्टन, एक बात कहनी थी। विक्टोरिया एक कदम आगे लेती है और सर झुकाकर कहती है, कहो। ऑर्टन, ओ और वी कब मिलेंगे? विक्टोरिया, पता नहीं। ऑर्टन, ओ ऑर्टन और वी विक्टोरिया है क्या? सॉरी, मुंह से निकल गया, मेरे ये मतलब नहीं था। विक्टोरिया के चेहरे पर एक अजीब सा माहौल बन गया था जब ऑर्टन ने ये बात कही। विक्टोरिया कुछ नहीं कहती है और मुड़ जाती है। ऑर्टन, हे सॉरी, मैंने कहा ना कि मेरे मुंह से निकल गया, ऐसे ही, तुम नाराज़ मत हो, हाँ या ना कह दो बस। विक्टोरिया उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, मेरी ज़िंदगी के 3 सच जान जाओगे तो भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे? आप आओगे मेरी ज़िंदगी में क्या? विक्टोरिया ये कहकर जल्दी जल्दी में वहाँ से चली जाती है और अपनी 3 सीक्रेट ऑफ माई लाइफ वाली डायरी ऑर्टन से लेना भूल जाती है। ऑर्टन चाहकर भी विक्टोरिया को रुकने को नहीं बोल पाता है। शायद अब ऑर्टन के पास कुछ कहने को नहीं बचा था, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि ओ और वी कौन हैं और इनका क्या मतलब है और स्टोरी किसकी है। ऑर्टन सब कुछ समझ चुका था, पर थोड़ी देर बाद फिर भी ऑर्टन के मन में सवालों का एक तूफान या बवंडर उठता है कि कौन से सच, कैसे सच। और तभी उसका ध्यान डायरी पर गया जो विक्टोरिया उससे लेना भूल गई थी। ऑर्टन उस डायरी को ओपन करने लगता है। एक किस्सा अजब सा पार्ट 4, ए ट्रू LE स्टोरी। जैसे ही ऑर्टन उस डायरी को खोलने लगता है,
तभी वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सोचने लगता है, क्या मुझे किसी की डायरी पढ़नी चाहिए या नहीं। एक तरफ ऑटन का मन करे कि उस डायरी को पढ़ लूं, पर दूसरे ही मन वो विक्टोरिया के लिए रुक जाए, मानो ऑटन उसकी इजाज़त मांगना चाहता हो। ऑटन के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी, उसकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ऑटन अपनी आंखें बंद करता है और विक्टोरिया को याद करते हुए मन ही मन में उसकी इजाज़त लेता है कि मैं उसकी डायरी पढ़ लूं। ऑटन के दिल की धड़कन मानो उसे कह रही हो कि विक्टोरिया ने उसे इजाज़त दे दी है। फिर ऑटन अपनी आंखें खोलता है और उस डायरी को अपने घर ले जाता है और डिसाइड करता है कि शाम के टाइम इस डायरी को पढ़ेगा। टाइम 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 शाम हो चुकी थी। ऑटन ने वो डायरी उठाई जहाँ पर उसने रखी थी और उसे लेकर खिड़की पर बैठ गया और बेचैनी से अपने दिल पर हाथ रखकर उस डायरी का पहला पन्ना यानी कि पेज खोलता है और उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा होता है, डोंट ओपन विदाउट माई परमिशन। तो ऑटन अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने तो तुमसे परमिशन ले ली है, तभी तो ओपन की ना। तभी ऑटन दूसरा पन्ना यानी कि पेज खोलता है तो वहाँ पर टाइटल लिखा होता है, फर्स्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। जब ऑटन टाइटल के नीचे पढ़ना स्टार्ट करता है तो देखता है कि पूरा पेज खाली था, उस पेज पर कुछ नहीं लिखा था। ऑटन बेचैन हो गया कि इसने तो अपना पहला सीक्रेट लिखा ही नहीं है। फिर उसने तीसरा, चौथा, पांचवा, 18वें पेज तक देखा कि सारे के सारे पन्ने खाली हैं। ऑटन हैरान था और गुस्सा भी कर रहा था कि अगर कोई सीक्रेट नहीं था तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला विक्टोरिया ने। उसके बाद ऑटन जल्दी से 19वें पेज ओपन करता है तो उस पर लिखा होता है, ओ आई लव यू। आपने तो पढ़ लिया ना मेरा पहला सीक्रेट, आप कुछ समझे या नहीं। ऑटन मन ही मन बोलता है, मैं तो कुछ भी नहीं समझा जान, ये मेरी लाइफ का 19वां पेज है। पेज ख़त्म हो जाता है। ऑटन 20वां पेज ओपन करता है तो उस पर लिखा होता है, माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी विदाउट यू, सेम एज दिस एम्प्टी पेजेस। मेरी लाइफ बिल्कुल खाली है इन पेजों की तरह। ऑटन का दिल मानो पढ़कर रो रहा था और कह रहा हो, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू एंड आई मिस यू। तब ऑटन सोचने लगता है कि ये वाली बात तो विक्टोरिया फर्स्ट पेज पर भी लिख सकती थी। वो सोचने लगा, तभी उसका ध्यान विक्टोरिया की एज पर गया। तब वो समझ गया कि विक्टोरिया 20 सालों से अपने आप को अकेला फील कर रही है। ऑटन सोचता है कि उस टाइम तो मैं छोटा सा बच्चा था और जाहिर सी बात है कि विक्टोरिया भी छोटी सी बच्ची होगी और बचपन में तो हम मिले भी नहीं थे। मैं तो विक्टोरिया को पिछले 4 सालों से ही जानता हूँ। ऑटन फिर से तड़प उठा कि आखिर बात है क्या असली। विक्टोरिया मुझे 20 सालों से कैसे जानती है, क्योंकि मैं तो बचपन से यहाँ पर रहा भी नहीं हूँ। मेरा बचपन तो कहीं और बीता है। ऑटन के मन में सवालों का भूचाल आ रहा था और ऑटन के मन कर रहा था कि अभी जाके विक्टोरिया से पूछूं कि आखिर 20 सालों वाली बात है क्या। ऑटन का दिल धक धक किए जा रहा था। तभी ऑटन अपने दिल पर हाथ रखता है और उस डायरी का अगला पन्ना यानी कि पेज इस आशा में खोलता है कि शायद अगले पन्ने पर इसका आंसर होगा, पर अगला पन्ना भी खाली था। ऑटन उससे अगला पन्ना भी खोलता है तो उस पर लिखा होता है, सेकंड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। किस्सा अजब सा पार्ट 5, ए ट्रू LE स्टोरी। ऑटन जब उस डायरी का अगला पन्ना भी खोलता है तो उस पर लिखा होता है, सेकंड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। इसके आगे की स्टोरी। ऑटन के मन में अब कई सवाल घूम रहे थे कि सेकंड सीक्रेट क्या होगा और 20 साल का क्या चक्कर है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तभी ऑटन टेंशन में सेकंड सीक्रेट पढ़ना यानी कि रीड करना स्टार्ट करता है। तो उस सीक्रेट की पहली लाइन में लिखा था, ही माई सेल्फ विक्टोरिया। मैं कीरे सिटी से हूँ और मैंने यहाँ अब साउथ जोइक के कॉलेज में एडमिशन ली है, जो कि कीरर सिटी से बहुत दूर है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्टल में ठहरने को कहा है। तो आज मेरा यानी कि विक्टोरिया का हॉस्टल में फर्स्ट डे है। आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ हॉस्टल में। मेरा मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पर,
क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ और जिनको जानती थी वो मुझे यहाँ पर छोड़कर वापस किरर सिटी चले गए हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है और रोना भी, इसीलिए अभी टाइम पास के लिए डायरी लिख रही हूँ। मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा किसी से भी बात करने को मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे छोड़कर चले गए हैं यहाँ, जैसे मैं उनकी रियल बेटी यानी कि डॉटर नहीं हूँ। ओह गॉड, मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ इस कॉलेज और हॉस्टल में। पहला दिन बीत जाता है, दूसरा दिन शुरू होते ही आज मेरे कॉलेज का पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे था। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैं फ्रैंक गर्ल जैसी नहीं हूँ। मैं किसी से भी दोस्ती जल्दी नहीं कर पाती हूँ और दूसरे लोग भी मुझसे दोस्ती जल्दी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं किसी अनजान से बात करना पसंद नहीं करती हूँ, बस चुप रहना पसंद है। आज मैं अपनी क्लास में अकेली एक बेंच पर बैठी रही। सभी स्टूडेंट एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, आपस में जान पहचान बढ़ा रहे थे, पर मेरा किसी से भी बात करने को मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स और अपनी सिटी को बहुत मिस कर रही थी। पर फिर भी कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत बोरिंग गया। हमारी क्लास में बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी, पर मैंने किसी से भी बात नहीं की और ना किसी ने मुझसे, सिवाय एक के। मैं उसे नहीं जानती कि वो कौन था और उसका नाम ओ गॉड, मैं भूल गई क्या बताया था। बड़ा चिपकू टाइप लग रहा था मुझे तो, पर जो भी है मैंने उससे बात नहीं की और ना ही कभी करूँगी। मैंने क्या करना उसके साथ बात करके। ऑटन डायरी को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहा है और विक्टोरिया की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान रहा है। अब डायरी में आते हैं। 3 हफ्ते बीत गए। मैं डेली कॉलेज जाया करती थी और डेली क्लासेस भी अटेंड की, पर वो लड़का मुझे इन 3 हफ्तों में क्लास में नहीं दिखा। मैंने सोचा कोई लोफर होगा, पर एक बात ज़रूर लिखूंगी मैं अपने मन की इस अपनी पर्सनल डायरी में कि चाहे उस लड़के का नाम मुझे मालूम नहीं था, पर फिर भी मेरी नज़रें ना जाने क्यों उसे ही ढूंढती रहती थी। मुझे आज भी याद है जब उसके अगले दिन मैंने उसे अपनी क्लास में फ़र्स्ट टाइम देखा था। वो लास्ट बेंच पर बैठा था और वो मेरी तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। और सच बात बताऊं, मुझे उससे डर लग रहा था। 5 हफ्ते हो चुके थे। उन 5 हफ्तों में मेरी क्लास में कुछ गर्ल्स मेरी फ्रेंड्स भी बन गई थी, पर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, जस्ट फ्रेंड ही थी। कुछ मंथ बीत गए। रोज़ वो लड़का मेरी तरफ घूर के देखता और मैं उसे घूरती। मैं उससे बात करना चाहती थी कि तुम मुझे हर टाइम घूरते क्यों रहते हो, पर क्या कर सकती थी। मेरी इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं किसी लड़के से बात करूं, और तो और मुझे उस लड़के का नाम भी पता नहीं था। माना हम एक क्लास में पढ़ते थे, पर कभी मौका मिला ही नहीं था कि उसका नाम तक जान पाती। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं कॉलेज में अपनी क्लास के लिए जा रही थी और उस लड़के ने मुझसे फिर से बात करने की कोशिश की। मैं अपनी क्लास की तरफ जा रही थी तो वो मेरे पीछे भागता हुआ आता है और कहता है, हेलो हेलो, स्टॉप प्लीज़, आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, प्लीज़ रुको। तो मैं रुक गई थी तो वो लड़का अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, हेलो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे तो वो वैसे भी पसंद नहीं था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। वो दोबारा कहता है, हेलो कैसे हो। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो मुझे बोलता है, गूंगी हो। मैंने कहा था नहीं। लड़का कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा, ऐसे ही, मुझे आपसे बात करना पसंद नहीं है। लड़का कहता है, क्या मैं इतना बुरा लड़का हूँ। मैंने कहा था नहीं, बस तुमसे डर लगता है। लड़का कहता है, क्यों, मैं कोई राक्षस हूँ जो आपको मुझसे डर लगता है। मैंने कहा था नहीं हो आप राक्षस, बस आपसे डर लगता है। अब मुझे जाना है अपनी क्लास में, मेरे सामने से हटो। लड़का, अरे मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, जान पहचान बढ़ाना चाहता था। तो मैंने कहा था मुझे अकेले रहना पसंद है। लड़का कहता है, पर मैं नहीं रह पाऊँगा अकेला। मैंने उस टाइम कहा था मुझे जाने दो, हटो मेरे सामने से। मैं उस टाइम सोच रही थी कि कैसा पागल लड़का है और बदतमीज भी। लड़का कहता है, चली जाना तुम,
पर अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा था कि तुम जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हो, तुम सब जानते हो। लड़का कहता है, हाँ पर फिर भी बताओ तुम अपना नाम, अच्छा लगता है मुझे जब आप बोलते हो। मैंने गुस्से में कहा था, विक्टोरिया। लड़का कहता है, नाइस नेम। फिर वो कहता है, हाय मेरा नाम ऑरिल है। ऑटन के हाथों से डायरी गिर जाती है। ऑटन के दिल में मानो किसी ने बहुत सारे छेद कर दिए हों। ऑटन जब ऑरिल का नाम पढ़ता है तब समझ जाता है कि विक्टोरिया जिससे प्यार करती है वो ऑटन नहीं, ऑरिल है। अब ऑटन की आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी पहाड़ से झरना बहता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि आगे की स्टोरी पढ़ूं, पर फिर भी ऑटन वो डायरी उठाता है और हिम्मत से वो डायरी ओपन करता है और उस पेज को ढूंढने लगता है जहाँ पर ऑरिल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है विक्टोरिया से। ऑटन को वो पेज मिल जाता है जहाँ पर लिखा होता है, हाय मेरा नाम ऑरिल है। अब डायरी में पढ़ते हैं, हाय मेरा नाम ऑरिल है। मैंने यानी कि विक्टोरिया ने उस टाइम कहा था। एक किस्सा अजब सा पार्ट 6, ए ट्रू LE स्टोरी। हाय मेरा नाम ऑरिल है। उसके बाद की स्टोरी, हाय मेरा नाम ऑरिल है। तो विक्टोरिया ने उस टाइम गुस्से में कहा था, तो मैं क्या करूं, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम प्लीज़ मेरे रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। ऑरिल कहता है, तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा था मुझे नहीं समझना कुछ भी। ऑरिल अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ बोलता है, अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। तो मैंने कहा था तुम पागल हो। ऑरिल कहता है, तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो। हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो मैंने कहा था मुझे जाने दो प्लीज़। ऑरिल मेरे सामने से हट जाता है। मैं भागती हुई अपनी क्लास की तरफ जाती हूँ और भागते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऑरिल मेरी ही तरफ देखे जा रहा था, जैसे मानो कोई चकोर चांद की तरफ देखता है, बिल्कुल वैसे ही। हाँ कुछ वैसे ही। वो सेकंड टाइम था जब ऑरिल ने मुझसे बात की थी, बट सीरियसली मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब ऑरिल की बातों से मुझे डर लगने लग गया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता हो। ओ गॉड, बट मैं भी क्या करती। वो मुझसे रोज बातें करने की कोशिश करता, पर मैं उससे इग्नोर करती रहती हर टाइम। बात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लगता था वो मेरे लिए बहुत सीरियस था, पर मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे उसका चिपकू टाइप बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। मुझे वो रोज़ तंग करता, या फिर शायद ऐसा मुझे ही लगता था कि वो मुझे तंग करता है। गॉड नोज़। बात ज़्यादा उस दिन बढ़ जाती है जिस दिन ऑरिल ने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। उस दिन मैं गार्डन में बैठकर स्टडी कर रही थी तो ऑरिल पीछे से आता है और कहता है, हे विक्टोरिया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो ऑरिल अपने दोनों हाथ गुस्से में अपने सर पर रखता है और इधर उधर देखता है और एकदम से मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ लेता है और कहता है, विक्टोरिया आई लव यू। मैं उसी टाइम उठती हूँ और अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लेती हूँ और मैं कहती हूँ, नो आई डोंट। तो ऑरिल बड़ी ही मासूमियत से बोलता है, प्लीज़ से यस ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा जितना आज तक तुमने भी अपना ना रखा हो उतना। तो मैंने यानी कि विक्टोरिया ने गुस्से में कहा था, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो, क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो डेली, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। मैंने बोला ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना कभी कर पाऊंगी, ओके। ऑरिल रोते हुए कहता है, ओके अब कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। अगर तुम मेरे दूर जाने से खुश रहोगी तो मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई भी नहीं। पर एक बात ज़रूर बोलूँगा, माना आज तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर एक दिन आएगा जब तुम भी मुझसे प्यार करोगी और मेरे लिए रो भी पड़ोगी और शायद मेरा इंतज़ार भी करोगी। देखना तुम एक दिन तुम मेरे प्यार को ज़रूर समझोगी, ज़रूर समझोगी। देखना विक्टोरिया, मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, यहाँ भी और वहाँ भी, पर प्लीज़ एक बार मेरे प्यार को ठुकराने का रीज़न तो बता दो, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, प्लीज़ से। तो मैंने उस टाइम यानी कि आज से 20 साल पहले उससे पीछा छुड़वाने के लिए कहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और शॉक्ड होकर पूछता है,
कौन? तो मैंने उससे उस टाइम यानी कि आज से 20 साल पहले कहा था ऑर्टेन। एक किस्सा अजब सा पार्ट 7, ए ट्रू LE स्टोरी। ऑरिल शॉक्ड होकर पूछता है कौन? तो मैंने यानी कि विक्टोरिया ने उससे उस टाइम यानी कि आज से 20 साल पहले कहा था ऑर्टेन, उसके बाद की स्टोरी। ऑरिल ये सब सुनकर एकदम से मेरे करीब आता है और अपना हाथ मेरी कमर पर रखकर मुझे अपनी तरफ खींचता है और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहता है, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक पेपर नोट निकालता है और मेरे हाथों में उस नोट को देकर कहता है, इस नोट को उस टाइम पढ़ना जब तुम्हें कुछ एहसास हो जाए, और जब तक तुम्हें एहसास ना हो तब तक इस नोट को मत पढ़ना प्लीज़। मैंने एकदम से आंखें बंद करके बोला ओके। मैं उस टाइम डर गई थी बहुत ज़्यादा। बस ये सब कहकर ऑरिल वहाँ से चला जाता है। मैंने उसका दिया हुआ नोट अपनी नोटबुक में डाल दिया और पढ़ा भी नहीं। पता नहीं उस दिन मैं इतनी खुश क्यों थी, पर एक तरफ से मैं दुखी भी थी क्योंकि मैंने ऑरिल के साथ बहुत रूडली बिहेव किया था। पर जो भी हुआ था मेरे लिए उस टाइम सबसे खुशी वाला पल था। अगले दिन मैं कॉलेज आई और सीधे अपनी क्लास में गई तो मैंने देखा कि ऑरिल क्लास में नहीं था। इसी तरह 2 मंथ बीत गए, ऑरिल कॉलेज नहीं आता था। मैंने सोचा कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है, पर सच बताऊं इसका जिम्मेदार मैंने खुद को पाया कि ऑरिल ने मेरी वजह से कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, पर जो कुछ भी हुआ और जो भी था मेरी लाइफ में पहले जैसी सिंपल हो गई थी। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। आज ऑरिल को कॉलेज छोड़े हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। वो मुझे उसके बाद आज तक नहीं मिला। एक दिन हमारे टीचर ने हम सब स्टूडेंट से कहा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस शिफ्ट हो रहा है दूसरे रूम में, तो आप सब स्टूडेंट्स सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स दूसरे रूम में शिफ्ट करवाने के लिए हेल्प करवाएंगे। वहाँ पर काम करने के लिए मैं भी चली गई। मैं भी सभी स्टूडेंट्स की तरह फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट उठा रही थी, तो अचानक मेरे हाथ से एक फाइल गिर जाती है जो कि 3 साल पहले की फाइल थी। मैंने वो उठाई और ऐसे ही टाइम पास के लिए वो फाइल ओपन करके देखने लगी, तो मैं वो फाइल देखकर शॉक्ड हो गई। उसमें ऑरिल का फ़ोटो और नेम भी था। मेरे मन में कई सवाल उठ गए कि इसमें ऑरिल का फ़ोटो और नेम कैसे और क्यों? वो तो हमारे बैच का था ना। मैंने जब अपने नज़दीक खड़ी स्टूडेंट से कहा कि देखो ऑरिल का फ़ोटो इस फाइल में आ गया है गलती से, तो उसने मुझसे कहा कि कौन ऑरिल? तो मैंने कहा था जो हमारी क्लास में होता था। उसने हंसते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो, ये हमारी क्लास में नहीं था, ये तो कोई हमारा सीनियर था जो अब पास आउट हो चुका होगा। मैं शॉक्ड थी। मैंने कोई बहस नहीं की उसके साथ और चुपचाप से मैंने उसका एड्रेस उस फाइल में से निकाला और फैसला किया कि उसके घर जाऊंगी और खुद ऑरिल से पूछूंगी कि आखिर बात है क्या असली। मैं अगले दिन उसके घर गई तो देखती हूँ कि उसके घर में उसकी मम्मी थी। मैंने आंटी को नमस्ते की और उन्हें पूरी बात बताई, तो आंटी ने मुझसे कहा कि ये सब कैसे हो सकता है बेटा, वो तो आज से 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। उसकी मम्मी रोते हुए कहती है, बेटा उसने सुसाइड की थी। मेरे पैरों से ज़मीन मानो खिसक सी गई थी। मैं पूरी तरह हिल चुकी थी और सोच रही थी कि इतने दिन मुझसे वो प्यारी बातें कौन किया करता था, ऑरिल या ऑरिल की रूह। उस टाइम ऑरिल की मम्मी ने मुझसे उसके मरने की वजह बताई और सच कहूँ तो वो वजह मेरे दिल में इतनी उतर गई कि काश अगर ऑरिल जिंदा होता तो मैं उसे हग करती, उसे गले जरूर लगाती, क्योंकि उसने 2 दिलों को मिलाने के लिए अपने आप को मार डाला था या कुर्बान कर दिया था। ये बता नहीं सकती कि क्या हुआ था, क्योंकि आंटी ने मुझसे वादा लिया था कि ये एक राज है जो किसी को भी पता ना चले तो ही ठीक रहेगा। मैं वहाँ से आंटी के साथ वादा करके वापस आ गई और बस ऑरिल मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। और सच कहूँ तो दिल और दिमाग से गायब तो वो कभी हुआ ही नहीं था। बस ये बात आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताई कि मेरी लाइफ में कोई ऑरिल भी था जो मेरे लिए इतना पागल था। मानती हूँ कि वो इंसान नहीं था, पर जो भी था सच्चा था। ये सीक्रेट सिर्फ उसको पता चलेगा जो उस टाइम ये डायरी पढ़ रहा होगा। शायद उसने ठीक ही कहा था कि तुम पछताओगी। मुझे उसके प्यार का एहसास शायद बहुत देर बाद हुआ।
अब बहुत देर हो चुकी थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये स्टोरी कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। चाहे मैं उस टाइम ऑरिल को हाँ भी कर देती, तब भी नहीं। बस मेरी लाइफ का सेकंड सीक्रेट यही है कि मुझे भी ऑरिल से प्यार हो गया था। मैं जानती थी कि ऑरिल अब कभी भी नहीं आएगा, पर फिर भी आई रियली मिस हिम। ऑटन डायरी पढ़ना बंद कर देता है और सोचने लगता है कि विक्टोरिया और ऑरिल की स्टोरी माना अधूरी है, पर प्यारी और दुखद है। ऑटन अपने मन में बोलता है कि विक्टोरिया, मुझे तुम्हारे दोनों सीक्रेट से कोई मतलब नहीं है, बस तुम जैसी भी हो सच्ची हो। ऑटन दोबारा डायरी ओपन करता है और अगला पेज निकालता है, तो उस पेज पर लिखा होता है थर्ड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। एक किस्सा अजब सा पार्ट 8, ए ट्रू LE स्टोरी। जैसे ही ऑटन नेक्स्ट पेज ओपन करता है तो उस पर लिखा होता है थर्ड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, उसके बाद की स्टोरी। जैसे ही ऑटन थर्ड सीक्रेट पढ़ना स्टार्ट करता है तो ठीक उसके नीचे एक स्पेशल नोट लिखा होता है। ऑटन वो स्पेशल नोट पढ़ने लगता है। उस नोट पर लिखा होता है कि अगर आपको मेरे पिछले दोनों सीक्रेट पर विश्वास हो तभी थर्ड सीक्रेट पढ़ना मिस्टर ऑटन, वरना डायरी पढ़ना बंद कर देना अभी। ऑटन अपना नाम पढ़कर शॉक्ड हो जाता है और उसे सब समझ आ जाता है कि ये डायरी और ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ मुझे बताने के लिए ही लिखे गए हैं। अब ऑटन के दिल में विक्टोरिया के लिए वो एहसास, वो तड़प और भी बढ़ जाती है। ऑटन अपने मन में बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे दोनों सीक्रेट पर पूरा पूरा विश्वास है विक्टोरिया। अब ऑटन समझ गया था कि विक्टोरिया ये डायरी जानबूझकर छोड़ गई थी ताकि मैं इन सीक्रेट को पढ़ सकूं। ऑटन थर्ड सीक्रेट पढ़ लेता है जो स्पेशल नोट के अगले पेज पर लिखा था। ऑटन की आंखें भर गई थी थर्ड सीक्रेट पढ़ते पढ़ते। अब ऑटन अपने दिल पर हाथ रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और विक्टोरिया को याद करते हुए कहता है, विक्टोरिया, मुझे तुम्हारे तीनों सीक्रेट मंजूर हैं और विक्टोरिया, मेरे प्यार तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा जैसा अब है। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी और अब तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया है और मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। इसमें मेरी क्या गलती है विक्टोरिया, अगर मैं तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता हूँ तो। ऑटन डायरी बंद कर देता है और जिस खिड़की पर बैठकर वो पढ़ रहा था उस खिड़की पर वो डायरी बड़े प्यार से रख देता है और उसी खिड़की पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, विक्टोरिया, आई लव यू। ये सब कहकर ऑटन उसी खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपनी जान गंवा देता है। सुबह हो गई थी। ऑटन की लाश उसके पड़ोसियों ने देख ली थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑटन ने सुसाइड क्यों की। सभी ऑटन के बारे में बुरा बुरा ही बोल रहे थे। कोई बोल रहा था कि इसका पैर खिसक कर शायद इसकी मौत हो गई होगी और कोई बोल रहा था कि गरीबी के डर से इसने सुसाइड कर ली। किसी को भी कुछ पता नहीं था। उसके पड़ोसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। पुलिस अभी आने ही वाली थी, पर इन सब लोगों से अलग एक 12 साल का लड़का ये सब कुछ देख रहा था और वो ऑटन की लाश की तरफ एकटक देख के ही जा रहा था। और वो बच्चा ऑटन की लाश में देखता है कि ऑटन के फेस में कोई दुख वाला एक्सप्रेशन नहीं है। उसके चेहरे पर तो खुशी की झलक थी। वो लड़का ऊपर उस खिड़की की तरफ देखता है और डिसाइड करता है कि मैं ऊपर जाऊंगा और वो बच्चा उसी टाइम भागते हुए जल्दी से ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है और ऊपर से उसी खिड़की से नीचे देखने लगता है और देखता है कि नीचे पुलिस आ चुकी थी। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जैसे ही वो 12 साल का लड़का वापस मुड़ने लगता है तो उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ती है। वो लड़का उस डायरी को उठा लेता है जिस पर लिखा होता है 3 सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। वो लड़का उस डायरी को अपनी बाजुओं के बीच में छिपाकर अपने घर ले आता है और डिसाइड करता है कि इस डायरी को पढ़ूंगा, पर चुपके से रात को, और पता करूंगा कि ऑटन की मौत की वजह आखिर है क्या। टाइम 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 रात हो जाती है। वो बच्चा वो डायरी रात को पढ़ना स्टार्ट करता है। वो बच्चा विक्टोरिया के दोनों सीक्रेट पढ़ लेता है और नेक्स्ट पेज ओपन करता है जिस पर लिखा होता है थर्ड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। वो टाइटल से नीचे पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे वो स्पेशल नोट भी दिखाई देता है जो ऑटन के लिए लिखा था, जिसे वो लड़का पढ़ता है। और अब वो 12 साल का लड़का नेक्स्ट पेज ओपन करता है जहां पर विक्टोरिया का थर्ड सीक्रेट स्टार्ट होता है।
वो लड़का सीक्रेट को पढ़ना स्टार्ट करता है। एक किस्सा अजब सा पार्ट 9, ए ट्रू LE स्टोरी। जब वो 12 साल का लड़का विक्टोरिया का थर्ड सीक्रेट पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद की स्टोरी। जैसे ही वो 12 साल का लड़का उस स्पेशल नोट को पढ़ता है जो विक्टोरिया ने ऑर्टन को लिखा होता है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट पेज ओपन करता है तो उस पेज पर एक और स्पेशल नोट लिखा होता है। ये वो नोट होता है जो ऑरिल ने विक्टोरिया को उस टाइम दिया था जब ऑरिल विक्टोरिया से दूर जा रहा था। और ऑरिल ने उस टाइम विक्टोरिया से कहा था कि जब तुम्हें यानी कि विक्टोरिया को एहसास हो जाए तब इस नोट को पढ़ना। अब डायरी में पढ़ते हैं। विक्टोरिया डायरी में लिखती है, ऑर्टन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हें मेरे दोनों सीक्रेट पर विश्वास होगा और इस टाइम तुम मेरा थर्ड सीक्रेट पढ़ने जा रहे हो। 12 साल का लड़का वो ऑरिल का दिया हुआ पेपर नोट को ओपन करता है जो उस पेज में फोल्ड हुआ होता है। वो लड़का उस पेपर नोट को ओपन करता है और उसे पढ़ता है। उस नोट में ऑरिल ने विक्टोरिया के लिए लिखा होता है, विक्टोरिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती थी हमेशा से ही, पर उस टाइम तुम्हें खुद भी पता नहीं था, अभी तुम्हें एहसास होना बाकी था। और जब भी तुम इस नोट को पढ़ोगी तब तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और शायद आज तुम इस नोट को इसीलिए पढ़ रही हो क्योंकि तुम्हें आज एहसास हो चुका है प्यार का, और तुम जान भी गई होगी कि मैं कौन था। मुझे माफ़ करना, पर मैंने तुम्हें कई बार बताना भी चाहा, पर तुमने कभी मुझसे ठीक ढंग से बात ही नहीं की। मानता हूँ मेरी ही गलती थी, शायद मुझे ही बड़ी जल्दी लगी थी, पर मैं भी क्या करता। मेरी रूह मेरे प्यार पर मेरा वश नहीं चलता। बस विक्टोरिया, मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि विक्टोरिया, मेरे प्यार की हद तो तुमने देख ही ली, अब बस तुम्हारे प्यार की बारी है। विक्टोरिया, प्यार तो दिल और आत्मा से किया जाता है ना, शरीर और चेहरे से थोड़े ना किया जाता है। प्यार तो रब की इबादत होती है ना, बताओ। विक्टोरिया, शायद कुछ लव स्टोरी मरने के बाद पूरी होती होंगी। बाय, ख्याल रखना अपना। 12 साल का लड़का वो स्पेशल नोट पढ़ने के बाद दोबारा से क्लोज कर देता है और अब डायरी में पढ़ना स्टार्ट करता है। अब डायरी में आते हैं। विक्टोरिया लिखती है, ऑर्टन, मैं मानती हूँ कि मैं ऑरिल के प्यार को उस टाइम नहीं समझ पाई थी, पर जब समझी तब बहुत देर से समझी। तब ऑरिल मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, और मैं भी प्यार में पागल थी। मैंने ऑरिल के प्यार को पाने के चक्कर में अपनी जान दे दी, और ये भी नहीं सोचा था कि क्या ऑरिल मुझे मरने के बाद मिलेगा भी या नहीं। और वही हुआ जिसका डर था। ऑरिल अब इस दुनिया में नहीं था, वो इस दुनिया को भी छोड़ चुका था। मैं बहुत तड़पी क्योंकि मैं अब अकेली हो चुकी थी, पर मेरी इतनी सी गलती की उसने इतनी बड़ी सज़ा दे दी कि मैं आज तक अकेली हूँ और ना जाने कब तक अकेला रहना पड़ेगा। ऑर्टन, जब तुमने मेरा फर्स्ट सीक्रेट पढ़ा था तब तुमने अपने मन ही मन में एक सवाल पूछा था कि 20 साल का क्या चक्कर है। तो डैमेट, तुम अब भी नहीं समझे कि आखिर 20 साल का क्या चक्कर है। ऑर्टन, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, बचपन से लेकर अभी तक। मुझे महसूस तो करो, मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई हूँ। मानती हूँ कि मुझे आने में देर हो गई थी, इसीलिए तुम ही मेरे पास आ गए थे, क्योंकि तुम ही मेरे ऑरिल हो जो मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही जन्म लिया था। और कुदरत का इत्तेफाक भी तो देखो, तुम्हारा नाम भी रखा तो क्या रखा। ऑर्टन, मानती हूँ कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, पर तुम्हारा दिल तो मेरे लिए ही धड़कता है ना। बताओ, हम दोनों एक ही है ना। बताओ ऑर्टन। ऑर्टन, आज फैसले का दिन है, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। इसीलिए आज तक पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही कि एक दिन तुम्हें सारी बात बताऊंगी, और उस दिन तुम मेरे प्यार को ज़रूर समझोगे कि प्यार मुझे भी करना आता है। ऑर्टन, तुम पूछते हो ना कि ओ और वी का क्या मतलब है, तो ऑर्टन उस डायरी को चेक कर लो ना। वो डायरी मेरे साथ वहीं दफनाई गई है जिस बेंच पर बैठकर तुम मेरा
इंतज़ार किया करते थे, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि ए ट्रू LE स्टोरी किसकी है। ऑटेन, उस डायरी पर प्लीज़ OV लिखकर इस स्टोरी को ज़रूर पूरा करना। ऑटेन, मैं तुमसे एक ही बात कहूँगी कि शायद कुछ लव स्टोरी मरने के बाद पूरी होती होंगी। ऑटेन, मेरी लाइफ का थर्ड सीक्रेट ये नहीं है कि मैं मर गई हूँ या फिर मैं मर गई थी। ये मेरा सीक्रेट नहीं है। मेरा सीक्रेट तो ये होगा कि क्या तुम मुझे मिलोगे भी या नहीं। आई लव यू। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बाय। 12 साल का लड़का वो डायरी पढ़कर ख़त्म कर देता है और समझ जाता है कि आखिर क्यों ऑटेन ने अपनी जान दी थी, क्योंकि शायद कुछ लव स्टोरी मरने के बाद पूरी होती होंगी। वो लड़का दुखी होकर रात को अपनी खिड़की में से उस बेंच की तरफ देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 लोग बैठे होते हैं और हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। जब वो अपनी आंखें एक बार बंद करके फिर से खोलता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। वो समझ जाता है कि O और B मिल चुके हैं। अब उस डायरी को खोद कर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 12 साल का लड़का अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन ही मन में बोलता है, ए ट्रू लव स्टोरी। शायद कुछ लव स्टोरी मरने के बाद ही पूरी होती होंगी। तभी तो कहते हैं, जो पूरी नहीं होती तो क्या वो लव स्टोरी नहीं होती। फ्रेंड्स, वहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी ऑटेन और विक्टोरिया कभी कभी धुंधली सी याद बनकर सामने आ जाते हैं और ना जाने फिर पल भर में कहाँ गायब हो जाते हैं। यही था एक किस्सा अजब सा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और रही उस लड़के की बात, तो वो डायरी आज भी उस लड़के के पास है। आप मानो या ना मानो, बट दिस इज़ ए ट्रू लव स्टोरी।